के भी होते हैं। एक हम पिछले दिनों कॉल पे एक बात कर रहे थे आमिर, आपको याद होगा कि इस पे तो हमारा ईमान है ना कि जो इंसान मर जाता है उसकी रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं और वो हम्म। रूहें ज़मीन पर वापस नहीं आती। हम्म। और आपने देखा होगा अक्सर कि वो कुछ लोग थे, वो पिछले ज़माने में रूहें बुलाया करते थे, या हम्म। आपने सुना होगा कि मेरी वालिदा की रूह रात को आ गई या मेरे वालिद की रूह आ गई, फलाँ हम्म। शख्स की रूह आ गई। तो वो रूह नहीं होती एक्चुअली, वो जो हमज़ाद होता है जिसको क़ारीन कहते हैं, वो उस शेप में, उस शक्ल में उनको नज़र आता है। बराबर। सही। तो उससे रिलेटेड एक छोटा-सा वाक़या भी है, अगर आप कहें तो मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मुमताज़ भाई, बिल्कुल। एक विलेज में लोग रहते थे, तो वो लड़का और लड़की जो है ना, वो आपस में शादी करना चाहते थे, तो वो उनके पेरेंट्स जो है ना, वो उस पे तैयार नहीं थे। कुछ उनका डोमेस्टिक मसला था। पंजाब का एक गाँव है। तो उन्होंने घर वालों को मतलब नाराज़ करके अपनी पसंद से शादी कर ली। और वो अपने पेरेंट्स के अलावा दूसरे गाँव में, बराबर वाले गाँव में रहने लगे। वो कपल जो था, शादी करके। तो उनके पेरेंट्स क्योंकि नाराज़ थे, रिश्तेदार नाराज़ थे, तो वो दूसरे गाँव में उनसे आना-जाना नहीं था, लेक-सलेक नहीं थी, नाराज़गी चल रही थी। इनके कोई साल, 6 महीने गुज़रे बड़े अच्छे, दोनों मियाँ-बीवी के। उसके बाद इसका शौहर जो था वो मेरे ख़्याल से शायद कोई दिल का मरीज़ था। उसको 1-2 हार्ट अटैक हुए और उसके बाद उसका हार्ट फ़ेल हो गया, फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो इसकी क्योंकि कोई जान-पहचान नहीं थी, ना रिश्तेदार अज़ीज़ थे, ना माँ-बाप थे, ये दोनों अकेले रहते थे। औलाद भी कोई नहीं थी। तो वो उसने औरत ने मतलब रोना-पीटना और जिस तरीके से होता है, वो परेशान हो गई। कुछ मोहल्ले वाले आए और उन्होंने कहा कि हम विलेज में कोई डॉक्टर है, वो कोई गवर्नमेंट क्लिनिक थी, उससे कोई डॉक्टर बुला के लाए। उनको दिखाया, उस डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी कि भई इसकी डेथ हो गई है। तो वो मोहल्ले की जो 2-4 औरतें उसके पास आई थी, वो तो चली गईं। अब ये जो इसकी बीवी थी, वो बेचारी रोती-पीटती जो है ना, वो अपने चादर ली उसने और वो बाहर चारपाई पे, मतलब अब तो उसको कहेंगे डेड बॉडी, तो वो डेड बॉडी उसकी चारपाई पे रखी हुई थी और वो रोती-पीटती बराह वाले गाँव में अपने पेरेंट्स के पास चली गई कि मैं उनको बुला के लाती हूँ, रिश्तेदारों को बताती हूँ। इन द मीन टाइम इसका एक दोस्त था, इसका नाम था रशीद। इसका एक दोस्त था गुलाम मोहम्मद या गुलाम रसूल, आई थिंक गुलाम रसूल था। तो जब ये गई तो उसके 10, 15, 20 मिनट बाद वो गुलाम रसूल गेट पे दस्तक देता है, नॉक करता है। तो एक्चुअली तो ये रशीद की डेथ हो चुकी है। तो उसको दरवाज़े से आवाज़ लगाता है, "रशीदे!" तो ये रिस्पॉन्स करता है उसको, "गुलाम रसूल दरवाज़ा खोला है, अंदर आ जा।" वो गुलाम रसूल अंदर आ जाता है, उसको क्या पता क्या हुआ। वो तो नॉर्मल तरीके से उसे मिलने आता था। तो उसको देखता है चारपाई पे लेटा हुआ, तो उसके बराबर में ही बैठ जाता है। कहता है, "रशीद क्या हुआ? तबीयत सही है?" बोला, "हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है।" तो वो उसको पंजाबी में कहता है, "वो भरजाई किथे? मतलब भाभी किधर है?" बोला, "यार वो बराबर वाले गाँव में गई है अपने पेरेंट्स के पास और मेरी तबीयत सही नहीं थी।" तो उसका दोस्त बोलता है गुलाम रसूल कि चल कोई नहीं, मैं फिर आ जाऊँगा, तू आराम कर। और मैं तो इधर से गुज़र रहा था, मैंने सोचा चल आज तेरे साथ रोटी-शोटी खाएँगे, तो बैठेंगे, गपशप लगाएँगे। तो वो रशीद बोलता है, "नहीं, नहीं तू बैठ, तू किधर जा रहा है? वो खाना पका के रख के गई है, तू खाना-वाना खा के जाना।" ख़ैर ये बोलता है कि यार ये बीमार है इसलिए मैंने कहा, "नहीं यार तेरी तबीयत सही नहीं है, मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन आ जाऊँगा।" बोला, "नहीं, नहीं तू बैठ।" और खाना पका हुआ है। आमिर वो क्या करता है, वहीं लेटे-लेटे अपना हाथ बढ़ाता है और कोई 10 फीट के फासले पर वो प्लेट्स और हांडी रखी होती है ना, उसको वो उठा लाता है। यानी कि उसका हाथ 10 फीट तक एक्सटेंड हुआ और वो उसने वो हांडी और प्लेट उठा के अपनी चारपाई पे ले आया। अब जो ये इसका गुलाम रसूल जो इसका दोस्त था, वो जो देखता है तो उसकी तो हालत ही खराब। बोलता है, "यार ये क्या हुआ?" बोलता है, "रशीद तू ठीक है?" बोला, "हाँ, मैं ठीक हूँ, तू खाना खा के जाना।" अब ये गुलाम रसूल जो है ना परेशान होता है और बोलता है, "भाई यहाँ से तो भागो, ये तो कोई कैफियत ही इसकी दूसरी है।"
वो बोलता है यार मैं चलता हूँ। बोला नहीं नहीं, तूने नहीं जाना, तूने खाना खा के जाना है। तो वो उसका दोस्त जो है वो बहाना मारता है ना वैसे ही वॉशरूम जाने का। तो आपको पता है गांव में कच्चे सहन होते हैं और वो वॉशरूम थोड़ा सा दरवाजे की तरफ बाहर की तरफ होता है, वो अटैच वॉशरूम तो होते नहीं है। तो बोलता है यार मैं वॉशरूम से होके आता हूँ 5 मिनट में, तू यहीं पे रह। वो अपने भागने की सोच रहा था डर के मारे। तो इसका दोस्त बोलता है, रशीद ये जिसकी डेथ हो चुकी है एक्चुअली, बोलता है यार तूने भाग जाना है, तू ऐसा कर अपनी पगड़ी खोल, उसका एक सिरा अपने पैर में बांध और दूसरा सिरा जो है ना मुझे पकड़ा हाथ में, वरना तूने भाग जाना है और मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तू वॉशरूम जाओ फिर वापस आ। खैर अब ये मरता क्या नहीं करता, इसने पगड़ी उतारी, अपना एक सिरा अपने पैर में बांधा, दूसरे उसके हाथ में पकड़ाया और फिर वो दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा तो वो पगड़ी, जाहिर सी बात है उसकी लेंथ कम थी वो, तो ये उसको, इसने फील किया कि ये उसको अपनी तरफ खींच रहा है, रशीद जो है अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब कि भागने ना पाए। इसने जल्दी से अपने पैर से वो सिरा खोला पगड़ी का और दरवाजा खोल के इसने दौड़ लगा दी भाई। घबराता हुआ भागता चला जा रहा है, कोई तकरीबन आधा किलोमीटर ये चला गया, इसकी सांस फूल गई तो देखा है इसके सामने से वो रशीद की बीवी अपने 4-5 औरतों मर्दों के साथ रोती पीटती और बैन करती हुई चली आ रही है। उसने देखा, इसने कहा कि गुलाम रसूल भाई आप कहाँ से आ रहे हो और ये हालत क्या बनाई हुई है, परेशान, पगड़ी भी नहीं, बाल बिखरे हुए हैं। तो इसने कहा भाई मैं तो तुम्हारे घर गया था, मैंने कहा खाना वाना खाऊंगा तुम्हारे साथ, और तो इसने पूरा किस्सा बताया। बोला ये मेरे साथ हुआ है। तो उसको पता नहीं रशीद को क्या हो गया। तो इसकी बीवी बोलती है कि गुलाम रसूल भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, उसकी तो 1 घंटे पहले डेथ हो गई थी और मैं तो अपने घर वालों को और पेरेंट्स को बुलाने के लिए गई थी, और ये देखें मेरे साथ सब आ रहे हैं, रोती पीटते सब लोग, और आप क्या बोल रहे हो, वो तो मर चुका है आपका दोस्त। बोला नहीं, वो जिंदा है। तो बोलती है अच्छा चले मेरे साथ। वो रशीद को भी लेते हैं, वो उसको गुलाम रसूल को भी लेते हैं अपने साथ, और इसके पेरेंट्स जो है ना फिर वापस इसके घर आते हैं सब। तो जब ये वापस उसके घर आते हैं तो वो उसके सारे रिश्तेदार, उसकी बीवी देखती है कि जैसा उसने बताया था गुलाम रसूल ने, कि एक सिरा जो है पगड़ी का वो दरवाजे तक पड़ा हुआ है और दूसरा सिरा वो रशीद के हाथ में बंधा हुआ है, और डेड बॉडी जो है ना वो टिल्ट होके थोड़ी सी झुक गई है उस तरफ, जैसे वो खींचता है ना रस्सी, और ये उसने वो जो पगड़ी का सिरा था वो खींचने की कोशिश की, तो वो उसकी डेड बॉडी जो है ना थोड़ी सी राइट की तरफ टिल्ड हुई हुई है, आधी मतलब चरपाई से झुकी हुई है, और उसका सिरा जो है ना उसके हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ है। खैर ये आते हैं, ये सीधी करते हैं उसकी डेड बॉडी को और वो पगड़ी वगड़ी खोलते हैं और देखते हैं तो वो जो पतीली थी और वो एक प्लेट स्लेट थी, वो बर्तन वो भी वहीं पर रखे हुए हैं उसकी चरपाई के पास, जबकि वो तो वहां पर अपने जहाँ बावर्ची खाना होता है उनका वहां पर छोड़ के गई थी। तो ये भी हैरान होते हैं कि भाई जो इसने गुलाम रसूल ने बोला वो भी कुछ सच नजर आ रहा है, और मैं भी मतलब इसको मरा हुआ छोड़ के गई। तो वो दोबारा फिर उस डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर अगेन उसकी तस्दीक करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आप देख चेक करो कि ये जिंदा तो नहीं था कहीं 1 घंटे पहले, कि उनको शक हुआ कि हो सकता है भाई उस वक्त डॉक्टर ने कोई गलत देख लिया होगा या गलत डिसीजन ले लिया होगा और ये जिंदा होगा, और फिर हम जब चले गए तो जब गुलाम रसूल आया होगा तो उस वक्त ये जिंदा होगा और अब इसकी डेथ हो गई है। वो दोबारा उस डॉक्टर को बुलाते हैं, दोबारा बुलाते हैं, फिर वो चेक करता है, बोलता नहीं जनाब, इसकी डेथ तो जिस वक्त हुई थी 1 घंटा पहले मैंने तस्दीक की थी उसी वक्त हो चुकी है, और ये तो अब लाश है रशीद की, ये कोई जिंदा आदमी नहीं है। तो खैर वो सब परेशान होते हैं। कहने का मतलब ये था, ये वाकया सुनाने का, कि उससे रिलेटेड है, क्योंकि कि क्या अगर हमारे मज़हब में ये है और माशरे में प्रैक्टिस भी यही है कि अगर कोई मर जाता है तो हम डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई रिश्तेदार, अजीज, भाई बहन उसके पास बैठता है और वो तिलावत कुरान पाक भी करता रहता है, सिपारे वगैरह पढ़ते रहते हैं, डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ते। तो इसलिए नहीं छोड़ते कि अगर डेड बॉडी को अकेला छोड़ा जाए तो कोई शैतानी कुव्वतें जो है ना उस जिस्म को यूज कर लेती हैं और वो उसमें आ जाती हैं। तो फिर उनके जो इलाके के इमाम साहब थे मस्जिद के, क्योंकि विलेज था वो छोटा सा, उनको ये सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने यही कंक्लूजन दिया कि भाई जो कारीन होता है वो इसके जिस्म में आ जाता है या कोई शैतानी कुव्वतें उसके जिस्म में आ जाती हैं, और यही हुआ है इसके साथ।
ये मर चुका है, अब इसकी लाश है। तो फिर उसकी तदफीन वगैरह कर दी गई। बताने का मतलब ये था कि ऐसा होता है। अब आपके नॉलेज में अगर इस किस्म की कोई बात हो तो बताइए मुझे। सेंसिटिविटी जो है ना मुमताज भाई, सेंसिटिविटी तो हो जाती है ऐसे मामलों के अंदर, और आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि देखें कारीन के बारे में तो अपना हर जगह पे अपना वो हुआ हुआ है, हदीस में भी आया हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपना हदीस है इसके बारे में, चीज़ों के बारे में। तो हो सकता है कि अपना वो हो, या हो सकता है वो कोई और एंटिटी हो, आप कह नहीं सकते, क्योंकि गांव वगैरह में तो आपको पता है कम घर होते हैं, और ये पेड़ पौधे इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं, तो क्या पता इस तरह से कुछ हो। लेकिन ये कि है तो बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना, और इसी चीज को पैरानॉर्मल कहते हैं, जो नॉर्मल से हटके हो। तो नहीं, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि कारीन जो है, जो हमजाद कहलाता है, वो डेड बॉडी में मुंतकिल हो सकता है मुंतकिल भी उसी। हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो सिर्फ उसकी बॉडी यूज कर रहा हो। हाँ, डेफिनेटली बॉडी यूज करेगा, लेकिन वो मतलब जा सकता है उसकी बॉडी में और वो इस किस्म की हरकत कर सकता है कि उसको वो जिंदा दिखा सकता है। मुमताज भाई, क्योंकि मैंने सुना है कई दफा कि जो इस तरह की चीजें होती हैं वो आपकी शक्ल में आती हैं। कारीन, खास तौर पे कारीन जो है, अक्सर किस्सों में ये सुना है कि जिसका भी कारीन होता है वो उसी की शक्ल में नजर आता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें अपने अब्बा नजर आते हैं घर पे, या कई लोग बोलते हैं कि हमें अपनी अम्मा नजर आती हैं, हमें दादा नाना वट जो गुजरे हुए होते हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं, मतलब करीबी। जिसका कारीन है उसी हाँ, की शक्ल में नजर आएगा, उसी की किसी और शक्ल शक्ल में में। नजर नहीं आ हाँ, सकता। हाँ। अब ये चीज जो है, मैं नहीं कह सकता कि कारीन आपके साथ होता है या कारीन आपकी बॉडी के अंदर होता है। ये इस अच्छा, पे बहस है, इस पे बहस है। अच्छा। तो इस पे तो ये कि आप कोई ऐसा ऑथेंटिक बंदा ही बता सकता है कि जो अनस को अगर पता हो तो अलग बात है, नहीं तो अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जो एग्जॉर्सिज्म करता हो हम्म। और इस मामले के अंदर जो है जो जानता हो, क्योंकि ये है तो बड़ी, ये तो डिबेटेबल बात है कि आया कारीन आपके साथ चल रहा है, जैसे हमारे कंधों पे मुनकिन नकीर है फरिश्ते, जी, तो जी, हो जी। सकता है कि एक तरह से अपना हमारे नेक्स्ट या हमारे आसपास या हमारे साय के साथ साया इस तरह से जो हो, या फिर हो सकता है वो हमारी बॉडी के अंदर हो। तो बात तो तो फिर डिबेटेबल यही है। हुआ होगा ना, यही हुआ यही, होगा ना कि उसका कारीन उसके जिस्म में आ गया होगा उसी की शक्ल में, बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने दोस्त से मिला और वो दोस्त से बात की। और कारीन भी हो सकता है मुमताज भाई, और आसपास कोई और दूसरी ऐसी एंटिटी भी हो सकती है, क्योंकि इन जी, लोगों का जी, तो काम यही है कि आपको डराना। और ये बड़े अच्छे शेप शिफ्टर हैं, बड़े अच्छी जी, नकल बिल्कुल। उतारते हैं, और तमाम चीजें अपने आगे जाके हम लोग अपनी कुछ स्ट्रीमों के अंदर मैं आपको वो भी शो करूंगा कि जो एलुमिनाटी की जो सोसाइटी थी उसके अंदर जो बंदा था, उसका रॉजर मोर का मैं रॉजर समथिंग उसका नाम है, तो उसकी मैं शो करूंगा आपको और बताऊंगा उसकी स्टोरी क्या है। तो उसके अंदर भी वही कारीन वाला ही सीन था सारा, तो वो भी अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो अच्छा। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब यार वो असल में आमिर हुआ ऐसा ना कि वो अगर किसी और के साथ होता, या मतलब वो मुझे मतलब दूर के लोगों ने सुनाया होता जिस पर मुझे यकीन नहीं होता, तो वो मैं झूठ भी समझ सकता था। लेकिन वो बिल्कुल मेरे कुलीग थे, मेरे हम्म, जूनियर दो लड़के थे जिनको मैंने खुद वहां पर ट्रांसफर करके भेजा था उस जगह पर। और वो नाइट शिफ्ट होती थी उसमें, उस वक्त इतना ज्यादा रश नहीं होता था वो, क्योंकि इमीडिएट डिलीवरी के वो काउंटर था। कि वो असल में ये श्रीलंका से आइज आती थी ना, ह्यूमन आइज आती थी, और न्यूज़पेपर आते थे और कोई ब्लड सैंपल आते थे, तो जिसकी फौरी डिलीवरी चाहिए, मतलब अगर रात के 2 बजे आए तो उसी वक्त चाहिए, क्योंकि 6 घंटे उसकी लाइफ होती है, जो ह्यूमन आइज होती है ना। तो हमने उनका काउंटर बनाया होता था, तो वो उसमें इतना रश नहीं होता था रात के टाइम। और फिर वो खुद आए, उन्होंने फिर मुझे खुद बताया, और वो दे आर स्टिल वर्किंग इन कार्गो कॉम्प्लेक्स। मैं उसका उनको दोनों का नाम भी शेयर कर सकता हूँ, बल्कि उन्होंने ये स्टोरी सुनी तो खुद मुझे अगले दिन फोन किया था कि सर, जबरदस्त आपने मतलब एक बना के बताई, और वाकई रियल मतलब किस्सा था, और अगर कोई कहे तो हम मानने को तैयार हैं सामने कैमरे पे कि हमारे साथ हुआ है। और उसकी खाला जो रहती थी वो इंटीरियर सेल में रहती थी, लेकिन वो जब बता रहा था किस्सा, तो वो
आ गए, उन्होंने कहा चले, आपके दोस्त को देखने का शौक था ना, तो अब देख लिया। और वो 4-5 मिनट बैठ के और चेयर पे आराम से बात करके नॉर्मल इंसान की तरह वो चला गया। लेकिन वहां पर तशवीश तो जब शुरू हुई ना, कि जब वहां पर कोई बंदा, एक्चुअल में वो एरिया ऐसा है कि जो इवन पीआई का कार्ड भी हो ना, तो वो ही कांट एंटर इन दिस एरिया। वो उसके लिए स्पेशल कार्ड होता है ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी कार्ड, वो जो बनाती है रैम के इलाके में जाने के लिए या रनवे की साइड पे जाने के लिए। जो पीआई का कार्ड है वो वैलिड नहीं होता उस इलाके में। और वो बंदा जो है ना, विदाउट यूनिफॉर्म और विदाउट कार्ड जो है ना चला गया। और वहां पर 2 पोस्ट हैं, एक एएसएफ की पोस्ट है, एक कस्टम की पोस्ट है, और पीआईए का सिक्योरिटी गार्ड अलग होता है। उन तीनों को क्रॉस करता हुआ चला गया, ऑफिस में जाके बैठा, बात की और फिर वापस उसी रास्ते से गुजरा। तो उनको तो तशवीश ये हुई ना कि यार इस तरह से तो कोई भी बंदा आ जाएगा। जब उसने जाके देखा, कस्टम वालों से पूछा, सिक्योरिटी वालों से पूछा, तो वहां पर तो कोई भी नहीं था दूर दूर तक। और वो अभी एरिया है जो टर्मिनल 2 है पुराना वाला, उसको कार्गो में शिफ्ट कर दिया है। सामने उसके मस्जिद है और बड़ी सी कार पार्किंग है। और वो 4-5 साल वो हज टर्मिनल की हैसियत से इस्तेमाल हुआ, हज की फ्लाइटें वहीं से ऑपरेट करती थी। अब वो कार्गो में कन्वर्ट कर दिया उस बिल्डिंग को। तो वहां पर सुबह दिन में तो रश होता है कार्गो के जैसे, रात में बहुत ही कम लोग होते हैं और पार्किंग में गाड़ियां भी नहीं होती, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था। उसने कहा ये गया कहाँ बंदा। तो वो सच्चा किस्सा था। उसके बाद वो इतना डरे कि अगले दिन मेरे पास आके रिक्वेस्ट करने लगे कि सर हमारी ड्यूटी उस जगह से चेंज कर दें और किसी और बंदे को लगा दें, हम वहां पर नहीं ड्यूटी कर सकते। तो फिर मैंने एक को चेंज कर दिया था, जिसकी मतलब जिस बंदे की खाला का जिन था वो तो वहीं रहा, क्योंकि वो इतना थोड़ा डरता नहीं था। जो दूसरा बंदा था ना, वो डर गया था और वो उसने फिर ड्यूटी चेंज करा ली। तो ये हुआ है। तो उसके बाद क्योंकि मैंने तो 35 ईयर्स कराची एयरपोर्ट पे सर्व किया है पीआईए में, तो कराची एयरपोर्ट से रिलेटेड तो बहुत किस्से हैं। फिर वो जब वाकया मशहूर हुआ तो मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना मशहूर हो जाएगा और लोगों में और इतना क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि फिर वो एयरपोर्ट की डिमांड आने लगी। तो फिर जो मेरे कुलीग्स के साथ वाकयात हुए थे, वो मेरे अपने साथ 2-4 वाकयात हुए थे ऑफिस में, क्योंकि कराची एयरपोर्ट पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो बहुत हैं। और जिना टर्मिनल जिस जगह बना है वो पूरा का पूरा जंगल हुआ करता था, और वो बेरी का और छोटे कीकर का जंगल था। और वो वाला एरिया जो अब जहाँ पर पीआई का हेड ऑफिस है, उसके पीछे वो किसी जमाने में वो जो शेवर मुर्गी होती है उसका फॉर्म्स होते थे, अब वो कार पार्किंग है। उसमें बहुत पुराने 100 साल 150 साल पुराने जो अंग्रेजों के जमानों के दरख्त लगे हुए हैं। तो वहां पर तो सिलसिला होते रहते हैं। सीआरसी की बिल्डिंग है, उसके पीछे था बहुत मशहूर किस्सा, रिपोर्ट भी हुआ है न्यूज़पेपर वगैरह में। उस वक्त ये इसका ज़माना नहीं था नेट का, और चैनल ज़्यादा नहीं थे। तो वो प्रिंट मीडिया पे वो किस्सा आया था, मैंने खुद पढ़ी थी उसकी खबर कि कराची रिजर्वेशन जो कंट्रोल की बिल्डिंग है उसकी वॉशरूम में को गैर मरई मखलूक पाई गई, और वो 2 लड़कियां थी वो बेहोश हो गई, जो हमारी रिजर्वेशन ऑफिसर वगैरह थी वहाँ पर नाइट ड्यूटी करती थी। वो बाकायदा बेहोश हो गए थे, वॉशरूम की साइड में थे वो। सही, जिन्नात की एक बिल्कुल लिमिटेड, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। चले आबिद भाई, आप स्टोरी सुना रहे थे, आप आज स्टोरी की तरफ चलते हैं। चले जी। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वाकया जो मैं आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूँ, ये वाकया दरअसल लॉकडाउन के दौरान पेश आया था, और ये वाकया मैंने अपने चैनल एलिगेंट अभी पे शेयर नहीं किया। अच्छा। उसकी कुछ वजह थी, तो मैंने सोचा आज आपसे ये वाकया शेयर कर लिया जाए। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन नसीहत भी हो सकती है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जो हालात अचानक से पैदा हुए थे, आप सभी जानते हैं कि पहला लॉकडाउन था। लोगों को ये पता नहीं था कि ज़ख़ीरा भी करना था राशन या जो भी थे, हालात भी कराची के कुछ सही नहीं थे। तो बहुत सारे घर जो है वो फाकों में पड़ गए थे। इस तरह कराची की आवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम ने जोशो खरोश से लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकले, और बहुत सारे लोगों ने राशन तकसीम किए। तो इसी हवाले से मेरे दोस्तों के साथ मिलके मैं राशन के बैग्स वगैरह बनवा के तकसीम कर रहा था। सही ये बात मैंने कहीं पे भी शेयर नहीं की, पहली बार शेयर कर रहा हूँ यहीं पर। मैं सही बताना नहीं चाहता था, क्योंकि कहते हैं कि नेकी एक हाथ से कर तो दूसरी हाथ को भी इल्म ना हो, लेकिन ये दरअसल लोगों की नसीहत के लिए तो ये शायद ज़रूरी है। सही तो आमिर भाई, हुआ यूं कि हमने अपने तई जितना कर सकते थे, हमने कुछ बैग्स वगैरह तैयार किए, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि हम सफ़ेद पोश फैमिली तक रसाई लेंगे इंशाल्लाह।
और हम उन्हें बताएंगे नहीं, बल्कि उनके दरवाजे पे रखकर दरवाजा बजा के चले जाएंगे और दूर से देखेंगे कि उन्होंने उठा लिया कि नहीं। मेक श्योर होने के बाद चले जाएंगे। तो इस तरह हम रातों में निकले, क्योंकि रात में लॉकडाउन के दौरान अंधेरा भी था और सन्नाटा और लोग भी नहीं थे। उस दौरान हमारे कुछ ऐसी करीबी जगहों पे जो पुलिस वाले थे, लॉकडाउन में जो लोगों को बाहर नहीं अलाउ कर रहे थे, उन्हें जब राशन दिखाया गया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, ये तो अच्छा काम है, आप लोग तकसीम कर लें और जल्दी से चले जाएं। अच्छा, एक सही। एरिया में हमने हमने एरिया डिवाइड किए हुए थे कि हम फला फला जगह पे जाएंगे, और हमने एक मरकज रखा हुआ था कि तमाम बैग्स यहाँ होंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी वो दोबारा यहाँ आएगा, यहाँ से बैग उठा के दोबारा चला जाएगा। अब हम सही। सब अपनी अपनी जगहों पे निकले हुए थे। उनमें से मेरा एक दोस्त, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसने मना किया था, तो वो एक एरिया में चला गया। उसने एक जगह पे जो है वो राशन देना था। उससे पता चला कि बराबर में दो घर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मुस्तहिक है, हमसे भी ज्यादा। तो उनकी हालत पे हमें बड़ा दुख हो रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें भी दे दें अगर आपके पास मजीद राशन है। तो इसने कहा कि हाँ जरूर मैं दे दूंगा। तो उसने उन घरों का जायजा लिया और वापस मरकज की तरफ, यानी जहाँ पे बहुत सारे राशन के बैग्स रखे हुए थे, वहां आया। कांटेक्ट भी किया मुझसे, तो हमने कहा, उसने देखा राशन तो नहीं है, तो उसने कहा यार राशन तो खत्म हो चुका है, इस तरह ये मामला थे, और भी जगहों पे देना था। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई है। एक सफेद दाढ़ी वाला इंसान जो था, वो बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि ये आपके दोस्तों ने भेजा है। तो इसने कहा अच्छा। तो खैर वो इस तरह उसने राशन लिया और फोन उसी दौरान दोबारा फोन किया है, यार तुम लोगों ने राशन भेजा? तो हमने कहा नहीं, हमारे पास तो जो था वो मरकज में था बस। तो उसने कहा अच्छा यार, एक उसी वक्त मतलब 1 मिनट से भी कम का जो है वक्त था, फौरन बाहर निकले। वो गली बहुत लंबी थी, इतनी तवील थी कि उसे मतलब क्रॉस करने के लिए आपको तकरीबन 2-3 मिनट तो चाहिए। अगर भाग के भी जाओ तो 1 मिनट पूरा लग सकता है, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर का ही टाइम था। वो बाबा गायब हो चुके थे, पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो इस तरह सही। राशन के बैग्स जो जरूरतमंद थे, जो मुस्तहिकिन थे, वहां तो पहुंचा दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठा कि वो बाबा थे कौन? आया वो कोई जिन्नात में से थे, या अल्लाह हम्म। ताला के कोई बुजुर्ग थे जो गैब से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं? कोई फरिश्ता था? वो कौन सी मखलूक थी, हम नहीं जानते। लेकिन हम्म। इंसान के रूप में आए हुए उस शख्स के, जो एक बुजुर्ग शख्स के रूप में थे, उन्होंने राशन के बैग्स दिए और हम्म। फौरन गायब हो गए। कहाँ चले गए किसी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सोचने वाली और गौर व फिक्र करने वाली बात ये थी कि लॉकडाउन के दौरान भी हम बाहर थे और हम्म। लोगों के कपड़ों में धूल मिट्टी भी आ जाती है, उसकी फ्रेशनेस खत्म। जब आप अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं तो आपकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है कुछ ही बिल्कुल। मिनट्स में। तो वो बिल्कुल। बाबा इस तरह फ्रेश थे बिल्कुल, उनकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था माशाल्लाह, उनका चेहरा ऐसे था जैसे अभी अभी वजू किया हो या नहा के आए हो। तो हम्म। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ इस बात पे कि वो इंसान नहीं थे। और राशन की बात अल्लाह ताला को उससे शायद गैबी मदद करनी थी, जिन्नात के जरिए कर ली होगी, क्योंकि उसके हम्म। बराबर में खाली प्लॉट है, वहां से तिलावत कुरान की आवाज भी आती है, बहुत सारे सही। लोगों ने सुना है। हम्म। तो ये बात जो है वो तमाम लोगों के जहनों में हमारे थी, लेकिन हमने सोचा कि इस बात को शेयर नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा सही। कि आज इस बात को शेयर किया जाए ताकि बहुत सारे लोग इस बात से भी नसीहत लें कि यार अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमें नहीं पता हम्म। कि कौन भूखा हो। तो हम्म। इस वजह से मैंने सोचा कि शायद हमें ये बात शेयर करनी चाहिए ताकि हम अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी वो है। और ये कि इससे एक चीज ये मिलती है कि हमारी जो यानी कि इंसान के अलावा जो है कोई दूसरी मखलूक भी जो है उनको भी एहसास है, यानी ये वो अच्छी मखलूक हुई ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल आमिर बोला भाई। कि वो कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान की आवाज आ रही है। जी और इट्स फैसिनेटिंग, यू नो। आई एम जस्ट स्पीचलेस नाउ कि एक बंदा आया और उसने बैग दिए और वो रख के चला गया। बिल्कुल यानी गायब हो कि गया या वाकई तो में। फिर ये हो और आमिर सकता है भाई कि अल्लाह ये ताला को भी फरिश्ता। जी बिल्कुल हो सकता है। और आपकी बात बहुत जबरदस्त आपने बात कही अभी कि जी। इंसान के अलावा भी मखलूकात एहसास रखती हैं। देखिए तो आमिर, फिर आप आज कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? मुमताज भाई, आज मैं आपको बलूचिस्तान की एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैं अच्छा। खुजदार की छावनी के अंदर था, तो अच्छा। वहां पे ये बड़ा बिजार सा सीन हुआ था। असल में कुछ हुआ ऐसा था कि वहां पे मैं यूनिट अकाउंटेंट था। तो तमाम जितनी भी जो आर्मी की जो तनख्वाहें वनख्वाहें वगैरह होती हैं सारी मेरे हाथ में थी, पूरी यूनिट की।
तो उसका हम लोग जाते थे कोयटा और वहां से जाके अपना तमाम बिल वगैरह पास करा के लेके आते थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चेक वो देते थे इनको, तो ये लोग जो है नेशनल बैंक में जमा करा के अपनी सैलरीज वगैरह लेते थे। तो उससे रिलेटेड ये होता था कि भाई कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा जो है इजी अप्रोच था, तो मुझे अक्सर जो है सिपाही विपाही वगैरह जो है आते थे, कहते थे सर हम आपके पास नहीं आ सकते, तो हमारी ड्यूटी आज गेट पे है, तो आप वहां पे आ जाइएगा रात में, तो हमारी तरफ से चाय और ये कि हमारा एक मसला है टीएडीए का ये वो, तो आप निकाल दिएगा। तो मैंने कहा सही है, मैं चले जाता था कई दफा। तो फिर एक दफा ऐसा हुआ कि मैं वहां पे गया, तो वहां पे एक लड़का आया हुआ था, तो वो लोकल बलोच लड़का था, वहीं पे खुजदार का रहने वाला था। अक्सर आपने देखा है ना ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी मोहब्बत करते हैं आर्मी वालों से, तो वो इसी तरह का लड़का था। उसकी वहां पे दुकान थी बेसिकली ईरानी ऑयल की, ईरान से जो तेल आता है वो बेचता था, और वो आ जाता था वो यूनिट में वहां पे, और वो बस उसको मोहब्बत थी ऐसी, तो बातें करता रहता था बैठ के। इन लोगों ने भी अलाउ कर दिया था, इन लोगों ने भी बोला कि यार चलो एक ऐसा बंदा है कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ा नहीं था, मेरी एज के ही होगा समझ लें वो, तो उसको जो है अपना वो अक्सर आता बैठता, उसकी दोस्तियां वोस्तियां हो गई थी, तो करता कुछ नहीं था, बस आता था बाइक पे और आके बैठ के इनकी मोहब्बत में ऐसी चाय पी रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो एक दिन मैंने उससे ऐसी पूछा था, तो वहां पे काला पहाड़ बहुत मशहूर था उधर का, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कोई ऐसी कोई तुम्हारे साथ कोई इस तरह की कोई ऐसी बात हुई है आज तक कभी, क्योंकि तुम ये बड़ा रिमोट एरिया है खुजदार, तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, तो 2001 2000 में बड़ा उस टाइम तो बहुत ही रिमोट था आपको पता है, तो कभी ऐसा कोई ऐसा मसला हुआ कुछ हुआ जो तुम मुझसे शेयर करना चाहो? तो उसने कहा आपका इसमें इंटरेस्ट है? मैंने कहा हाँ यार मेरा इसमें इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, तो इतना नहीं था जितना अब है। तो कहने लगे चले मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे साथ एक हुआ था किस्सा, और वो ये हुआ था कि वो हॉरर भी है स्ट्रेंज भी है, और कह रहा वो मैं आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मैंने कहा सही है, मैंने कहा बताओ। तो सर वो ये बोल रहा है मुझे कि मुझे जाना था कोयटा, उसको जाना था कोयटा सरियाब रोड पे, उसके किसी अपना कजन का घर था कोयटा में। तो कह रहा मुझे सरियाब जाना था, तो रात में कोचें मिलती हैं वहां से, जो कराची से आने वाली कोचें जो होती हैं वो रात में खुजदार से गुजरती हैं, तो आप जो है हाईवे पे खड़े हो जाते हैं कोने पे और उनको हाथ देते हैं, जो रुक जाए जिसमें जगह होती है वो रोक लेते हैं और आप उसमें बैठ के निकल जाते हैं। तो कह रहा है कि इसी तरह से मैं जब टाइम हुआ इनका आने का तो मैं खड़ा हो गया, तो लाइन से कोचें आती हैं, तो वो लाइन से कह रहा है कोचें आना शुरू हुई, कह रहा है 1 आई 2 आई 3 आई, तो कह रहा है कि सारी भरी हुई थी नहीं रुकी। कह लगे कि काफी देर हो गई, मुझे आधा घंटा हो गया कोई कोच नहीं रुकी, और कह रहा बड़ी हैरत की बात थी, तो अब वो फुल होंगी कोचें। तो कह रहा एक कोच आई और वो रुकी। अच्छा इसके साथ इसका कजन भी था जो उसको छोड़ने आया था बाइक पे, वो वहां पे इसके साथ ही खड़ा हुआ था, जो पता नहीं इसका मामू जात था चचा जात था समथिंग लाइक दिस। उस लड़के का नाम मुझे आज तक याद है, बड़ा अजीब व गरीब सा नाम था, अली जान बलोच। तो वो जो है हाँ वो मेरे जहन में आज तक है, अली जान बलोच, तो बड़ा दबंग सा नाम था। तो उसका कजन उसके साथ खड़ा हुआ था, तो बहरहाल एक कोच आई है, एक कोच ने आके रुकी इसके सामने, ये रुकी, ये बैठ गया उसके अंदर, इसने उसको कहा अल्लाह हाफिज और चढ़ा। अच्छा अब ये बताता है, कहता है ये जब चढ़ा है ना कोच के अंदर, इसने जाके शुरू में तो वो ऐसे ही होता है कि वो आप बिल्कुल हड़ाउड़ी के अंदर जाके बैठते हैं ना अंदर एकदम से आप अपनी, वो उसने कहा कैलेंडर ने बोला कि यहाँ पे जाके बैठ जाओ इस सीट पे, वो सीट पे जाके बैठा, 2-4 मिनट 5 मिनट हुए, जब उसकी जान में जान आई, सांस में सांस आई, तो मुमताज भी उसको कह रहा है कि मैंने सर घुमाया है तो जितने लोग थे सब चादर लेके सो रहे, और सबकी एक ही चादर, कह रहा है ग्रे कलर की चादर, कह रहे सब चादर और एक ही स्टाइल से चादर लेके सो रहे। कह रहे सर्दी का मौसम था, तो कह रहा है कि मैंने समझा कि शायद अपना सो रहे होंगे कोई इतना, कह रहा उस टाइम पे मैंने गौर नहीं करा इस चीज को, लेकिन ये कि चादरों का कलर एक था। कह रहे ये मुझे बाद में समझ में आया। तो कह रहा है कि तकरीबन कोई आधा घंटा हुआ होगा बस चलते हुए, तो कह रहा है मुझे भी नींद आना शुरू हो गई।
तो जो कैलेंडर आया था तो उसने उसको बोला था, कहने लगे भाई मुझे सरियाप पे उतार देना। सरियाप पे जब एंटर हो ना, तो उसने वो जगह बताई थी, उसने कहा था सही है मैं वहां बता दूं। तो ये जो है जी अपना सो गया। अब जब इसकी आंख खुली है तो इसके सर पे वो कैलेंडर खड़ा हुआ था और वो उसको बोल रहा था, कह रहा था कि सरियाप आ गया। अब इसने जो खिड़की से बाहर ऐसे देखा तो वाकई में सरियाप। तो ये उतर गया, सामान लिया इसने ऐसी जैसे उतरते हुए जैसी बस पे देखते हैं चारों तरफ, तो उसने चारों तरफ देखा, सबने वही उसी तरह से चादर ली हुई सरों पे। चेहरा किसी का नहीं नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब सो रहे हैं बस पे। तो ये उतर गया। अब ये उतरने के बाद जो है इसने बैग वैग वगैरह सेट करा, अपना कंधे पे डाला, वॉकिंग डिस्टेंस पे गली में दूसरी तीसरी गली के अंदर घर था जहां पे इसको जाना था। तो वहां पे जाने के बाद इसने एकदम से घड़ी में देखा, तो घड़ी में बज रहे 2:30। अच्छा, कोचों के पहुंचने का टाइम 6। वहां पे जितनी भी अच्छी कोच हो मुमताज भाई, वो 6 बजे से पहले नहीं पहुंच सकती वहां पे। कोयटा जो कराची से आने वाली कोचें होती हैं, जब आप खुशदार से उसको पकड़ते हैं तो वो 6 बजे के करीब पहुंचती है वहां पे। वो 2:30 बज रहे। अच्छा, वो ये समझा कि उसकी घड़ी खराब हो गई। उसने कहा शायद घड़ी खराब हो गई है, ये 6 बजे का टाइम होगा यार, 6 बजे का टाइम है, इतने बजे। खैर सर्दियों का टाइम था तो आपको पता है दिन भी लेट निकलता है। तो उसने कहा कि सही है, अपना 6 ही बज रहे होंगे। बहरहाल वो गया, उसने जाके अपने कजन के घर की बेल वेल वगैरह बजाई, कोई खोले ना। तो काफी देर के बाद कजन जो है, कजन के अब्बा थे या कजन का बड़ा भाई था, वो आंखें मलता हुआ आ रहा है, मामू थे पता नहीं कौन थे, और वो बोलने कह रहे हैं ये कौन सा टाइम है तुम्हारा आने का इधर। तो कहने लगे क्या हुआ, सुबह हो रही है, 6 बज रहे। कह रहे वो पागल 2:30 बज रहे हैं। तो उसने फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा, उसने कहा ये तो वाकई में 2:30 बज रहे हैं। तो वो तो घबरा गया। उसने फिर अपने उनको बताया, कहने लगे भाई मेरे साथ तो ये हुआ है। तो वो भी घबरा गए। वो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम खुददार से। फिर इसने फोन करा अपने कजन को। अब कजन को फोन करा तो कजन इसको क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या रास्ते में हो कहीं, तुम रास्ते से कॉल कर रहे हो। कह रहा है मैं रास्ते से कैसे कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, उस जमाने में इतना मोबाइल वगैरह का चक्कर भी नहीं था, वो कजन उसका घर पे था। कह लगा मैं उससे कैसे कॉल कर सकता हूँ। तो वो वहां पे परेशान, वो कह रहा है तुम कहाँ पे हो, कह रहा है मैं सरियाप पे हूँ। कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सरियाप पे तो तुम 6 बजे से पहले पहुंच ही नहीं सकते, अभी तो 2:30 बज रहे। तो वो परेशान। अच्छा, अब यहाँ पे हर जगह खलबली मच गई कि यार ये बंदा जो है इस टाइम पे चढ़ा है यहाँ से खुशदार से, और ये 2:30 बजे कैसे पहुंच गए हैं ये यहाँ। तो मुमताज भाई वो ये बोल रहा था, कह रहा था कि मुझे नहीं पता मैं किस कोच में चढ़ा, किन लोगों के साथ मैंने ट्रेवल करा। कह रहा फिर मुझे समझ में आया जब सब लोगों की चादर जो डली हुई थी सब एक तरह से थे। कह रहा फिर मेरे उसमें जहन में जो है ना वो रील चलना शुरू हुई कि यार ये तो सारे एक जैसे एक ही तरीके से बैठे हुए थे, कोई किसी ने ज्यादा बात नहीं करी। फिर कह रहा है कि मैं जो हूँ बिल्कुल फ्रेश था, मुझे एकदम से नींद क्यों आ गई, मैं सो गया और फिर मैं सरियाप पे आके उठ रहा हूँ। तो उसका कहना है मकसद ये था, उसने कहा था कि आमिर भाई मुझे नहीं पता कि मैंने जिन्नात के साथ ट्रेवल करा है, या मैंने कोई टाइम ट्रेवल करा है, या मैं किसी ऐसी चीज के साथ ट्रेवल करा है कि जो कि हम में से नहीं थी। कह रहा है ये आज तक कह लगा मैं सोचता हूँ, कह रहा है मुझे समझ में नहीं आता, कह लगा ये हुआ क्या था मेरे साथ। तो ये सुन के मुझे भी झुरझुरी आ गई, क्योंकि मैं भी वहीं से लेता था कोच। मैंने कहा यार ये मुझे ना मिल जाए कोई ऐसी कोच जो सुबह 6 के बजाय 3 बजे उतार दे कोयटा। तो ये जो है बड़ा स्ट्रेंज वाकया हुआ था मुमताज भाई। ये जो है अब उसने जिन्नात के साथ ट्रेवल करा है या कोई वो ऐसी टाइम ट्रेवल उसके अंदर घुस गया, क्योंकि आपको पता है इन लोगों के लिए तो इस तरह की चीजें कोई मसला नहीं है ना। तो ये बड़ी स्ट्रेंज थी। और दुनिया की कोई गाड़ी ऐसी नहीं है, आपके पास लैंड क्रूजर भी हो ना मुमताज भाई, तो वो तकरीबन 5:30 से पहले नहीं पहुंच सकती है। नहीं, इसमें वो गाड़ी का वो होना और स्पीड का होना, ये तो मतलब ये मॉनिटरी, मतलब ये चीज से बिल्कुल हट के ये टॉपिक है। मतलब गाड़ी आप कहना ये चाह रहे हैं लैंड क्रूजर है वो कोई इतनी स्पीडी गाड़ी हो जो आपको उस टाइम में वो आपको कोयटा पहुंचा दे, तो ये तो इसको आप हटा दें ना, स्किप कर दें इस मसले को। ये कोई गाड़ी नहीं है इस टाइप, और वो भी 20 साल पहले जी। असल में मसला ये है अमित, जैसा आपने बताया कुछ बीच में आवाज भी कट रही थी, कुछ चीजें मुझे आपकी समझ में नहीं आई, कुछ मेरा ख्याल था प्रॉब्लम इसमें। अगर वो किसी कोच में चढ़ा और वो उस कोच में ड्राइवर भी बैठा था,
और आपने बिल्कुल। जैसे उसने बताया कि बाकी पैसेंजर जो है ना वो एक चादर ओढ़ के सो रहे थे, सब एक जैसे। सब एक तो ये समझा शायद कि शायद सर्दी के जमाना है तो सारे हम्म, पैसेंजर एक जैसी चादर ओढ़ के सो रहे हैं। हम्म, अगर वो जिन्नात थे तो उनको बस में बैठ के ट्रेवल करने की क्या जरूरत थी कि उसमें एक बस का ड्राइवर भी हो और बाकी सब सो रहे हो, और वो एक इंसान को भी अपनी कोच में चढ़ा लें और उसको सरियाब उतार दें। उनको क्या बिल्कुल जरूरत थी इस बात की? बिल्कुल और अगर वो जिन्नात नहीं है तो फिर वो कौन सी मखलूक थी? और वो बिल्कुल। टाइम जो जैसे वो सनलाइट और मतलब जो होता है ना जिसका तस्करा है कि जैसे 3 बजे का टाइम सबसे स्ट्रांग होता है इनका, 2:30-3 बजे का टाइम। 3 बजे के टाइम में मतलब उसने 6 बजे पहुंचना था, तो तकरीबन 3 घंटे का टाइम उसका कुछ 2-4 मिनट में गुजर गया। यू मीन दैट ना, जो उसने दो टाइमिंग घंटे कैलकुलेशन बताई? 2 से 3 घंटे के अंदर वो कोयटा पहुंच गया, जबकि उसको बेसिकली पहुंचना था 6 घंटे के अंदर। हाँ, 3 घंटे का टाइम जो है ना वो जल्दी गुजरा है ना, समझ लें। जी जी तीन जी घंटे तो वैसे ही रहे। जी। इसका मतलब ये है कि अब वो जब 2:30 बजे कोयटा पहुंचा है तो 2:30 से अगर आप पीछे 3 चले जाएं तो 1:30 12:30 तकरीबन 11:30 बजे वो चढ़ा है खुशदार से। जी यही मतलब है ना। साढ़े बिल्कुल। ग्यारह बजे वो चला है, उसको सुबह 6 बजे पहुंचना था, लेकिन 6 बजे पहुंचने के बजाय वो 2:30 बजे पहुंच गया। 3 घंटे जी उसने अर्ली मतलब पहुंच गया। जी पहुंच गया। तो अब आप ये देखें कि जिस जगह से वो चढ़ा है खुशदार से, वहां से लेके 3 घंटे तक का ट्रेवल जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था, इंसानों की जैसी दुनिया में होता है। हाँ ऐसा ही है ना। हाँ। यानी कि खुशदार से लेके 3 घंटे तक जब आप ट्रेवल करें तो कोई भी जगह शहर या गांव आता होगा तो वहां तक तो वो बिल्कुल इंसानी हैसियत से गया है नहीं, और उसको आधे नॉर्मल घंटे स्पीड बाद से पता गाड़ी नहीं गई चला। है। नहीं नहीं मुमताज भाई, उसको आधे घंटे बाद उसको नींद आ गई, और जब वो उठा तो सरियाब में था वो मतलब 2:30-3 चलो बजे वो का। तब हाँ हाँ, तो मतलब ये कि 11:30 से 2:30 तो बजे है ना, 3 घंटे तो उसने ट्रेवल किया ना। हाँ मतलब जो कोयटा वालों के उसके कजन जो उसके चचा थे उसकी घड़ी के हिसाब से, उसकी अपनी घड़ी के हिसाब से जब 2:30 बजे हुए थे तो रात के 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक इसने ट्रेवल किया है। 3 घंटे बस में सब ट्रेवल पता किया है नहीं, इसने। ये उसको नहीं पता कि ट्रैवल करा है नहीं करा, लेकिन आधे घंटे का पता है जब तक वो सोया नहीं, कि आधे नहीं घंटे लेकिन तक। आमिर, आमिर घड़ी में टाइम तो 2:30 बजे हुए ना। हाँ जब ये हाँ बैठा था जब ये बैठा था तो 11:30 बजे बैठा था, और बिल्कुल अब कोयटा में जब ये उतरा है तो 2:30 बजे हुए हैं। बिल्कुल। इसकी घड़ी में भी 2:30 बजे हुए हैं, इसके कजन की घड़ी में भी 2:30 बजे हुए हैं। इट मीन्स कि इसने 3 घंटे तो ट्रेवल किया है। अब वो बिल्कुल 3 घंटे खुशदार से उस पॉइंट तक किया है या उस मिड पॉइंट से लेके कोयटा तक किया है, ये इसको नहीं पता। या टोटल ये ट्रेवल 3 घंटे का हुआ है। अब ये जी एक सोचने वाली बात है कि वो इंसानों की बस थी या जिन्नात की बस थी या उसकी स्पीड कुछ ज्यादा थी। और अगर जिन्नातों की बस थी तो उसने 3 घंटे भी क्यों लगाए भाई? वो तो हम्म 5 मिनट में पहुंच जाते हैं खुशदार से कोयटा। और उनको बस बिल्कुल में बैठ के ट्रेवल करने की जरूरत क्या थी कि बिल्कुल। ड्राइवर भी मौजूद है, बाकी सब सो रहे हैं। तो ये कुछ अजीब सा किस्सा है, मतलब बट समझ ह्यूमनली से बाहर पॉसिबल है। भी नहीं है, ह्यूमनली ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है 3 घंटे ह्यूमनली का। हाँ, ह्यूमनली पॉसिबल है नहीं। दूसरी बात ये है कि अब उसने क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रेवल किया है तो ये लोग अपने साथ उनको एक आम इंसान को शामिल नहीं करते। नहीं करते। अगर वो मखलूक कुछ और थी, इंसान नहीं थे, तो वो ड्राइवर ने कोच क्यों रोकी, दरवाजा क्यों खोला, उसने इस बंदे को क्यों एंटर होने दिया और फिर उसको बाहिफाजत मतलब कोयटा सरियाब पे उतार दिया? तो ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो ये बीच में कहीं लटक जाते या ये उसको वहां पर अपने साथ शामिल ही नहीं करते। और तो इन्होंने ये एक कंफर्मेशन करी है, उसने अपने कजन से कंफर्मेशन करी है फोन करके, उसने बोला कि तुम रास्ते में हो। इसने कहा नहीं मैं सरियाब पहुंच चुका हूं, तो वो हैरान हो गया। वो कह रहा है कि ये हाँ, हो क्या है। उसने तो एक अंदाजे से बोला होगा ना कि जाहिर सी बात है 11:30 ये चढ़ा है 2:30 बजे, 2:30 बजे तो रास्ते में होगा डेफिनेटली। जी 6 घंटे जी का रास्ता है, अभी 3 घंटे गुजरे, तो उसने एक अंदाजे से बोला। जी। असल तो कहानी इसके साथ हुई ना कि ये 6 घंटे में वहां पहुंच गया। कोई मिस्ट्री हुई है कोई और उसके साथ ना, जो कोई उसको कोई समझ में नहीं। हाँ मेरे मेरे ख्याल से तो मेरा अपना जो तजर्बा कहता है वो ये कहता है कि इसकी मिस कैलकुलेशन ऑफ टाइम हुई है। हम्म और जिस वक्त आदमी कुछ इस किस्म की इमेजिनरी कैफियत में चला जाता है ना, तो वो एक आम इंसान जो पैसेंजर सो रहे थे और चादरें ओढ़ी, आपको पता है बलूचिस्तान में और सरहद में एक हम्म खास तौर पर एक ग्रे और या डार्क ब्राउन टाइप की चादर होती है जो ये लोग हम्म सर्दियों में अक्सर लेते हैं। तो हम्म कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई और मखलूक हो सकता है, वो इंसान ही हो। लेकिन क्योंकि हम्म, अपने इसने जहन में ये बात बिठा ली तो अब इसको सब उसी तरीके से नजर आने लगा। ये सब उसी तरीके से थिंकिंग करने लगा कि यार वो हाँ कोई हो एक सकता जैसी है। चादरें थी और वो कोई इंसान नहीं थे। हो हम्म, सकता है वो इंसान ही हो
और गाड़ी की रफ्तार कुछ ज्यादा चला दी हो, कुछ रात का टाइम था, कुछ तेज स्पीड करी हो और थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए हो, थोड़ा सा इनकी टाइम कैलकुलेशन गलत हुई हो कि जिस टाइम ये बैठे हो नहीं उस वक्त 11:30 ना हो, 9:30 हो, ये भी नहीं हो नहीं सकता है मुबारक ना। भाई, वो एक क्योंकि उस रोड पे मैं ट्रैवल कर चुका हूँ और मैं तकरीबन 2 साल मैंने ट्रैवल करा है और बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो सुबह कोच चलने वाली जो होती है उनके क्या टाइमिंग है, वो कितनी देर में पहुंचाती है, हाँ, और जो ये रात होता में है चलने वाली कोचिस। कोच जो है ना वो उसके क्या हम्म। टाइमिंग है, क्योंकि देखिए जो मस्तूम जब पहुंचते हैं ना, मस्तूम से पहले जो है वो सब चढ़ाई है, वो चढ़ाई चढ़ना शुरू होती है, तो बस की हाँ वो हाँ। स्पीड नहीं रहती, किसी गाड़ी की वो स्पीड नहीं रहती, कलात बहुत ऊंचा है, तो ये जो हम्म। खुशदार के बाद जो है ना ये सारा एरिया ये ऊपर जा रहा है, सही है, तो वो ठीक हो। स्पीड नहीं बनती गाड़ी की, जितनी भी स्ट्रांग हो गाड़ी। इसीलिए मैं बोल ठीक रहा है। हूँ कि कोई बहुत बड़ी गाड़ी हो ना, बहुत स्ट्रांग गाड़ी हो, जैसे इवन के पुराने जमाने की जो लैंड क्रूजर थी 20 साल पहले की, वो भी बहुत स्ट्रांग थी, जो आर्मी और वाले यूज आमिर करते और हैं। आमिर जो ये तो कोच में बैठा ना, 20-20 साल बहुत पहले कोचेस भी इतनी अच्छी नहीं थी इतनी कि अच्छी इतनी नहीं। स्पीडी होती, और ना रोड हाँ, इतनी स्पीडी थी। तो अब वल्लाह आलम क्या इसकी हुआ है इसके इसलिए साथ, मुश्किल इसने हो गई किसके साथ मुबारक ट्रेवल किया है? हाँ, और इस ये पे बड़ी कुछ अच्छी तबसरा मुबारक सी करना। थी। वो हाँ। बेसिकली उसकी आवाज मुझे अच्छी तरह से अब मेरे पूरे उसमें जहन में वो आ गया, बड़े अरसे बाद मैंने ये स्टोरी मेरे जहन में आई थी। वो आवाज जैसे भर्रा नहीं जाती जब वो बात कर रहा होता है, तो वो कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है कि वो तो खौफजदा सा जाहिर हो सी बात जाता है, वो है। हाँ, उसको विजुलाइज करता है ना, थिंक हाँ। करता है, विजुलाइज करता है, तो वो बंदा इस तरह का हो जाता है। वो तो खैर ठीक है। तो तो ये अच्छा। मेरा था अपना कि मैंने कहा हाँ, ये अपने आपसे मैं शेयर करूं और अपने व्यूवर से शेयर करूं, और ये कि एक ये ऐसी मिस्ट्रियां भी होती हैं जो कि ना बिल्कुल। दिखने के बावजूद आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो वीई जी वीई सलाम। जी सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ जी, रही है। वालेकुम सलाम। भी कौन सा बात कर रहे हैं? जी सलाम वालेकुम आमिर भाई, मुमताज भाई। मैं अपना नाम बता नहीं सकता क्योंकि जो मेरा अच्छा। वाकया है, मैं लोकेशन बता सकता हूँ। मैं अमेरिका से कॉल कर रहा ओके। हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है नहीं नहीं, लाइव स्ट्रीम। वी टेक योर डोंट टाइम, स्लो डोंट बी डाउन। नर्वस, डोंट बी हाँ, टेक नर्वस। टेक मैं अ आपको डीप ब्रेथ। मैं आपकी आपको अपनी गारंटी स्ट्रीम है। करता हूँ कि ये मेरा जो वाकया है वो मेरे साथ हुआ है, वीजी बोर्ड का। और ये अजीब सा बट वाकया वाकया बताने से आवाज पहले। आवाज अगर आपकी थोड़ी सी बढ़ जाए ना, जी। वी साहब, अच्छा, थोड़ी अब सी। आ रही है आवाज? अब हाँ, आ रही है? अब सही है, अब आप सही है, अब सही, सही आप है। सही है। ओ, अनस बीजीएम भी बंद कर दे पीछे से, आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ठीक। अनस ने बीजीएम भी बंद कर दिया। चले तो जी वाकया बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज ओपन माइंड से सुने, और आपकी लिसनर्स भी, और आप जज नहीं करें प्लीज। ठीक है। ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। सही तो है। हुआ ये कि मेरी एज इस वक्त है 42, और जब मैं 15 साल का था तो मुझे शौक हुआ कि मैं वीजी बोर्ड खेलूं। तो यहाँ तो मिलते हैं दुकानों में वीजी बोर्ड। अगर आप गूगल करें तो बहुत मशहूर है, इट्स मेड बाय पार्कर ब्रदर्स। जी बहुत हाँ। बहुत मशहूर वीजी बोर्ड है। आमिर भाई को पता होगा, उन्होंने देखा होगा। जी और तो वो मैंने खरीदा, और मेरे दोस्त थे एक मोहल्ले के लड़के। तो मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने अपने घर में, अपने बेसमेंट में मैंने यूज़ कर लिया। तो हमने जो यूज़ किया तो उसमें एक स्पिरिट आई, और स्पिरिट ने अपना नाम बताया, और ऐसे ही हमने सवाल पूछे कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो उसने यस नो करके हम्म, लाइक 2-3 मिनट वो उसका प्लान चैट हिला, और फिर वो हिलना बंद हो गया। तो फिर द पॉइंट ऑफ द वीजी बोर्ड इज कि आप का गोल है कि आप या आप हिला रहे हो या कोई और हिला रहा हो, तो आपको यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि कौन हिला रहा है। सही दैट्स है। बेसिकली द होल पॉइंट। तो ठीक है, तो उसको मैंने अपने बेड के नीचे रख दिया। अब कोई एक एक हफ्ते के बाद मैं लेटा हुआ था, और मेरे पास कुत्ता था उस वक्त, लेकिन मेरा कुत्ता दूसरे रूम में सोता था, कभी नहीं भौंकता था, ना गुर्राता था। तो मेरे कान में गुर्राने की आवाज आई सुबह सुबह 3 बजे। तो सही है। मैं उठ गया। तो मुझे थोड़े से पसीने आए। मैं समझा कि मेरी फर्स्ट थॉट थी कोई डीमन होगा, कोई जिन विन होगा। तो मैं गया तो मेरा कुत्ता तो सो रहा है, खराटे लेके सो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शायद मेरा ख्वाब हो, मेरा वहम हो। तो सही है। उसके फिर कुछ हफ्ते बाद, और मैं नाइट लाइट के साथ सोता हूँ। तो जो नाइट लाइट होती है, वो आपको पता है, जब छोटी सी लाइट दीवार पे उसकी जो रोशनी आती है, तो आप कमरे को देख सकते हैं, बहरहाल कमरे को थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तो मैं कवर्ड लेके सो रहा था।
तो हुआ ये कि एकदम से मैंने देखा कि दीवार के अंदर से कोई 10 फुट का साया निकला, और मैं जागा हुआ था, मैं हिल नहीं पा रहा था। एंड आई नो कि स्लीप पैरालिसिस होता है, लेकिन मैं जागा हुआ था उस वक्त, मैं हिल नहीं पा रहा था। और वो 10 फुट का साया मेरे पास आया, मेरी बेड पे बैठा, मेरी बेड एक्चुअली हिली, और वो मुझे मेरी आंखों में देखी उसने। वो पिच ब्लैक था, उसकी छोटी छोटी सी आंखें थी, और उसने कोई अब्राहमिक लैंग्वेज में मुझसे कुछ बोला, ठीक है, और वो उठ के वापस दीवार में चला गया। ये इब्राहिमी लैंग्वेज मतलब हिब्रू में? कुछ समथिंग लाइक हिब्रू, ही स्पोक इन हिब्रू, समथिंग लाइक हिब्रू, और फिर वो दीवार में चला गया। तो फिर मैं उठा, मेरे पसीने आ रहे हैं, मेरा बीपी हाई, मैं यंग था फिर भी मेरा तो जो दिल सीने से बाहर निकलने वाला था। नॉर्मल इंसान ये अगर देख ले अपने कमरे में तो क्या करेगा। बहरहाल मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था उस वक्त। तो ये होता रहा। उसके बाद हुआ ये कि 1 महीने के बाद जो चीजें हिलती थी, जैसे मैंने अपनी चाबी रखी और मैं देख रहा हूँ मेरी चाबी हिल के कोई 3 फुट हिली, ठीक है। तो फिर मैंने 2 and 2 ऐड किया। मैंने कहा अच्छा ये होगा कुछ वीजी बोर्ड के साथ। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने आयतें चला दी, ठीक है। मैं नमाज पढ़ने लगा, कुरान की तिलावत की। उसके बावजूद भी ये चीजें होने लगी। और होता ये था कि दीवारों पे ऐसा होता था कि कोई हथौड़े से मारे, कोई जैसे हथौड़ा लेके बड़ा वाला दीवारों पे मारे। तो फिर मेरी एज थी कोई अबाउट 19। तो मैं कॉलेज के बुक स्टोर में मैंने जॉब की हुई थी, ठीक है। तो हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद जब मैं बैठा होता था या मैं कुछ काम कर रहा था, तो वो साया था वो मेरे सामने आता था कुछ सेकंड के लिए, और वो ही कुछ जबान में बोल के गायब हो जाता था, ठीक है। ये हर रोज हो रहा था, महीने में कुछ लाइक 30-40 टाइम्स। तो मैं उसका यूज तो हो गया था, लेकिन मैं सोचता रहता था कि ये क्या क्या चाह रहा है मुझसे। मुझे उस वक्त मेरा डर खत्म हो गया था उससे। तो फिर इंसिडेंट हुआ कि मैं काम कर रहा था अपने कैंपस पे इन द बुक स्टोर, वहां पे जो बुक्स होती हैं। तो वो मेरे सामने मेरी जॉब पे आया, और जब वो मेरे सामने आया तो एक गोरी लड़की थी, उसने भी देख लिया उसे, और वो वहीं बेहोश हो गई। हाँ, वो तो वहीं बेहोश हो गई उसे देख के। तो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और ये सब हुआ, तो मैंने भी कहा हाँ मैंने देखा था इसे। तो फिर उसके बाद हुआ, मैं नहा के निकला था और वीजी बोर्ड मेरे बेड के नीचे था। मैं नहा के निकला, और जैसे ही मैं निकला मेरा वीजी बोर्ड मेरी बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, और वही साया आया, और उसकी उंगली नहीं होती, एक साया होता है, उसने पॉइंट किया वीजी बोर्ड की तरफ, और फिर उसने वही एब्राहमिक लैंग्वेज में कुछ बोला। तो मैंने कहा आई थिंक ही वांट्स टू कम्युनिकेट। तो ये है कोई बात 20 साल की बात 20 साल पहले की बात। तो मैंने उससे कम्युनिकेट किया, मैं बैठा और मैंने उससे कम्युनिकेट किया। तो उसने मुझे अपना नाम बताया, मैं नाम उसका डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उसने मुझे नाम बताया, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, अबाउट 2-3 घंटे मेरी उससे बात हुई ओके वीजी बोर्ड पे। तो उसने मुझे अपना नाम बताया, तो मैंने पूछा कि तुम हो क्या। तो उसने कहा मैं डीमन हूँ। ही स्पेल्ड आउट डीमन, हाँ, आई एम अ डीमन। तो मैंने कहा कि इज डीमन एंड जिन द सेम थिंग? ही सेड नहीं। ही सेड जिन की पावर लेवल बहुत हाई होती है डीमन से, डीमन की पावर लेवल बहुत लो होती है, ठीक है। जो चीजें जिन कर सकते हैं वो डीमन नहीं कर सकते। तो मैंने उससे बहुत बातें की। तो मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो उसने कहा जब आपने वीजी बोर्ड यूज किया था तो एक पोर्टल था वो आपने खोला था। मैं हजारों सालों से इस दुनिया में आना चाह रहा हूँ, मैं हजारों सालों से इस दुनिया में आना चाह रहा हूँ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं आपके पास आ गया। तो मैंने कहा तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो कह रहा कि मैं आपके साथ बस रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम क्या नुकसान पहुंचाओगे। उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ, मैं आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तो ठीक है तुम रह सकते हो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। तो उसने कहा डन डील। तो उसने मुझसे कहा कि आप बस महीने में मुझे एक दफा जो भी आपकी अम्मी खाना बनाए वो आप टेबल पर रख दिया करें, महीने में एक दफा, और वो मुझे चाहिए। तो एक दिन अम्मी ने निहारी बनाई थी, तो वो मैंने ऐसे टेस्ट करने के लिए सुबह 3 बजे मैंने टेबल पर रखी। हम सो के चले गए, आए तो कुछ नहीं था उसमें, सब गायब। तो उसने मुझसे ऑल्सो ये भी कहा कि आप मुझसे महीने में एक दफा वीडियो बोर्ड पे बात किया करें। तो since then I still talk to this entity. You still talking to him now at the moment as well? Yes, मैं इससे बात करता हूँ and he's like my advisor. Okay. और It's very interesting, you know that. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार, वी आर वेरी इंटरेस्टिंग। और यकीन करें आपने कितना टाइम लिया मुझे नहीं पता चला, मुझे लगा एक सेकंड गुजरा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पूछा कि तुम जबान कौन सी बोलते हो, तो उसने कहा ये हजरत सुलेमान वाली जबान बोलता हूँ मैं उस टाइम।
हाँ हिब्रू तो हिब्रू हाँ हिब्रू। तो उसने मुझे बताया कि जो जिन है वो वीजी बोर्ड से नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उसने मुझे एग्जांपल दिया कि आप अगर बुलेट, जो बुलेट होती है ना गन की, एक तो होती है लाइक सबसे छोटी होती है लाइक 22 कैलिबर की, फिर एक होती है लाइक 45 कैलिबर की। तो उसने बेसिकली कहा कि मैं 22 कैलिबर का हूँ, जिन जो है वो 45 और बिगर हैं। उसने ये मुझे एग्जांपल दिया। लॉट ऑफ डिफरेंस। उसने कहा कि उसने कहा कि मुझे सिर्फ डार्कनेस से बनाया है, आई मेड ओनली ऑफ डार्कनेस। उसने कहा जिन्स आर मेड विद फायर, वो स्मोकलेस फायर। और उन्होंने कहा कि वो किसी और लेवल पे हैं, उनको बुलाने के लिए चिल्ला करना होता है, वो ऐसे उठ के नहीं आ जाते आपके पास। या आप किसी घर में रहें जहां वो पहली से हैं, या उनके जैसे पेड़ वेड़ पे आपने बाथरूम यूज कर लिया या तंग किया, वो ऐसे उठ के नहीं आ सकते वीजी बोर्ड से। उसने ये कंफर्म किया था। और तो मैंने कहा तो तुम्हारी पावर्स क्या है? तो उसने कहा कि मैं यूजुअली सिर्फ पोजेशन कर सकता हूँ, छोटी मोटी चीजें हिला सकता हूँ, मेरी पावर लेवल थोड़ी सी लो है, इतनी नहीं है और डीमन से। उसने कहा कि हमारी पावर लेवल भी होती है, जब हमें बनाया होता है हमें पावर लेवल देते हैं, डिफरेंट एंटिटीज हैव डिफरेंट पावर लेवल, ठीक है। और इसने कहा जिन की भी पावर लेवल होती है यही। तो 20 साल में मैंने इतना सीखा है चिल्ले के बारे में, एंड ही टॉट मी अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड। उसने मुझे दुनिया के बारे में बहुत सिखाया है, बहुत चीजें बताई हैं। मैं आपको फनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने उससे कहा एक दिन, मैंने कहा यार मेरे पैसे बड़े खर्च होते हैं, मैं बाहर जाके खाना खाता रहता हूँ, उल्टी चीजें खरीदता रहता हूँ। मेरे दो दोस्त थे मेरे, हमेशा मुझे कहते रहते हैं चलो यार बाहर चलते हैं। मैंने कहा यार मैं पैसे सेव करना चाहता हूँ। उसने कहा आप 2 महीने दें मुझे। 2 महीने में एक की किसी और स्टेट पे जॉब मिल गई, वो मूव हो गया, और एक की शादी हो गई। वाह। तो मैंने अमेजिंग। हाँ, तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर यू इविल, आर यू गुड? उसने कहा आई एम न्यूट्रल, मैं इविल और गुड दोनों हो सकता हूँ। तो उसने ये कहा। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू दैट आई स्टिल हैव बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई स्टिल यूज द वीजी बोर्ड। लेकिन आपके लिसनर्स के लिए आई वुड नॉट रेकमेंड प्लेइंग विद द वीजी बोर्ड। अगर आप जिसके पास है वो कभी यूज ना करे, क्योंकि बच्चों का खेल नहीं है। मैं बच गया इसको देख के। नॉर्मल इंसान प्रॉब्लली कहता है ये जो असली साये में जो दिखाया था उसने मुझे, 8 फुट का आदमी था, पिच ब्लैक, मतलब कि इसके सी थ्रू भी नहीं हो सकते, इतना काला होता है। उसकी लाल लाल आंखें थी। नॉर्मल लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से ऐसी पिक्चर को। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अच्छा, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था जनवरी में। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी थैंक यू। इसने मुझे 2 साल पहले बताया था, मैंने पूछा नहीं था। इसने कहा था कि आपकी वालिद की तबीयत खराब होगी और वो एकदम से वो चले जाएंगे जनवरी 2023 में। मुझे यकीन नहीं आया कि इसने बताया था उनकी इंतकाल हो गई। और उसने एक और बात बताई है डीमंस एंड जिन्स के बारे में कि दे आर ओनली अबाउट 80% एक्यूरेट। वो परफेक्ट भी नहीं होते। 80% एक्यूरेट। ओके। जैसे आप साइकिक के पास जाए ना, अगर गए हो साइकिक के पास, वो साइकिक आपका हाथ देख के या पाम रीडर जो कहता है वो 80% एक्यूरेट होते हैं। उससे भी कम ये लोग भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। मतलब कि इनकी प्रेडिक्शंस भी 100% नहीं हो सकती, लेकिन 80% ये जो डीमन है इसकी अबाउट 85% एक्यूरेसी है। ओके। तो आप जज नहीं करना मुझे, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी रोजे वोजे रखता हूँ। अब मैंने मुझसे गलती हो गई तो यह है मेरे साथ। नहीं बस ठीक है। अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना तो चलने दें। हाँ, और आपने पहले ही बोल दिया कि जज नहीं करे तो हम किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन वी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, और रियली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इससे कनेक्टेड अगर आपके साथ और दूसरे जैसे यानी वीजी बोर्ड के अलावा यानी इस एंटिटी से कनेक्टेड और वाकयात हों तो इन द फ्यूचर जब आपको टाइम मिले तो हमें आके बताते रहिए। हाँ बिल्कुल, हम सैटरडे नाइट 12 बजे होते हैं। तो आप पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आप जरूर आए। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप कम से कम 1 दफा 2 दफा जरूर आए। मेरे पास बहुत बाकी हैं इसके जो बहुत फनी भी हैं और बहुत अच्छे, मतलब कि आई हैव पॉजिटिव, आई हैव नथिंग इसके बारे में कोई नेगेटिव चीज मैं नहीं कह सकता। मेनली जो ये एंटिटी जो है, आई कैन ओनली से पॉजिटिव थिंग्स। जो इसने मेरी हेल्प की है, मुझे आई बिकम सक्सेसफुल, मेरा माइंड मैं इस एंटिटी के बारे में मैं कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलूंगा, सिर्फ कि इसने मुझे डराया था शुरू में। लेकिन डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ। आपको इसके बारे में बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, और आप रह रहे हैं मोहतात। और आपका अभी भी जो एटीट्यूड है वो वाकई बहुत ही मोहतात है। तो आप वाकई जो है ना वो नेक्स्ट टाइम मुमताज साहब, सॉरी या आप बोले।
नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो इसने मुझे जिनों के बारे में बताया है, उनके पावर लेवल के बारे में और एवरीथिंग द डिफरेंस बिटवीन द जिन एंड डीमन, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। बहुत We will wait for you. We will wait for you. We will wait for Really, we you. will wait for you. Whenever you want to come, you can just come and you can join us. जी And this stream for is everyone. जिसके पास स्टोरीज हैं वो आए हमसे शेयर करें, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। आप आए और आपकी स्टोरी आज हमारे वीजी बोर्ड के टॉपिक से भी रिलेटेड थी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एंड यू नो दैट आई लिटरली जंप्ड, यू नो, ट्वाइस मुमताज साहब, जब मैंने सुना I literally jumped, you know, I just said, okay, this thing is happening as well. No, मतलब ये मतलब हाँ। मेरी लाइफ में तो ये फर्स्ट टाइम है कि मतलब he is living with since 20 years with यस that entity. मेरे Oh, it's possible यार, मतलब मेरे बच्चे भी हैं, you know, I'm, you know, like 20 years. मतलब ये फैमिली वाला बंदा है यार, मतलब जिसके हाँ। माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, वो निहारी खिला रहे। ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच, निहारी खिलाए आप। लेकिन प्लीज मेरी जो स्टोरी थी इसका मतलब ये मतलब नहीं कि लोग जाके यूज सब करेंगे। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट ट्राई इन योर लाइफ। मैं हेजिटेंट था आने पे शो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं गलत मैसेज दे दूं लोगों को। दैट्स व्हाई आई वाज हेजिटेंट। नहीं, आपने वेरी क्लियरली मतलब बता दिया, और हम भी इसको बार बार कह रहे हैं कि डोंट डू इट। मतलब जो हो गया वो हो गया, वो जरूरी नहीं है आप सारे लोग वही बन सकते हैं। मतलब आपकी जिंदगी में अजीब सलीस जबान ने मुमताज साहब, मैं इसको ये बोलूंगा कि जैसे अभी वी साहब आए, इन्होंने अपना एक तजुर्बा बताया है, तो इस तजुर्बे से तमाम लोग एक चीज का सबक सीखें कि वी साहब जो है वो खुश नसीब थे कि उनके पास कोई एंटिटी नहीं आई जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया। मगर वो पोर्टल जब खुलता है तो हमको नहीं पता होता कि नहीं पता कौन आ जाएगा, पोर्टल कौन आ जाएगा। दैट्स व्हाई कुछ भी आ सकता है पोर्टल से, कुछ भी आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत once again thank you very much for coming our show. चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। Once again, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मुमताज साहब।